हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब खैरियत से है। मैं सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज की क्लास में बेटा, आज की वीडियो में हम लोग 11th क्लास के जो थर्ड चैप्टर है यानी प्लांट किंगडम, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका हम लोग शुभारंभ करेंगे। बेटा प्लांट किंग कि सबसे पहले हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है और प्लांट क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। देखो बेटा, लास्ट चैप्टर में अगर आप लोगों को याद हो, जो हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। उसमें 2 किंगडम आया, 3 किंगडम आया, लोगों के अलग अलग अपनी राय थी, और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है, जो कि सबसे एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, जिसमें प्लांट किंगडम भी है। तो उसमें देखिए बेटा, हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटिकर ने दिया था, अगर आप देखिए तो हम लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा पढ़ लिया है, फंजाई पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम, प्लांटी पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, इसके बाद का जो चैप्टर है वो एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया है। तो ये इस क्रम में हमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन में, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देखो, अभी तक तो हम लिविंग के ग्रुप्स को क्लासिफाई कर रहे थे किंगडम के बेसिस पे। अब किंगडम को हम क्लासिफाई करेंगे, एक किंगडम को यानी प्लांट किंगडम को उसके डिविजन्स पे हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लांट का क्लासिफिकेशन, है ना। प्लांट को क्लासिफाई किस किस ने दिया, कैसे कैसे दिया, जो सारी बातें होती हैं कि किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट का। एग्लर एंड प्लांटल ने दिया, हचिंसन ने दिया, अरिस्टोटल ने स्टार्ट किया, थियोफ्रास्टस ने स्टार्ट किया। पिछली क्लास में मैं कुछ बातें बता चुका हूं आप लोग को। लीनियस का एक बड़ा रोल रहा। तो ये सारी बातें हम लोग कुछ प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बेसिक्स हम लोग जानेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और हम लोग अलगी पढ़ेंगे, डिवीजन अलगा, है ना। डिवीजन अलगा में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग डिवीजन अलगा में बेटा डिटेल में पढ़ेंगे उसका रिप्रोडक्शन, अलगी का रिप्रोडक्शन और अलगी के क्लासिफिकेशन। अलगी को भी 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे हम लोग, ब्राउन अलगा, रेड अलगा और ब्राउन अलगा, रेड अलगा और ग्रीन अलगा। ठीक है, तो अलगी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे जिसे हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं, है ना। ब्रायोफाइटा में भी हम उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का ब्रायोफाइटा में पाया जाए वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है बेटा, ये 5-6 टॉपिक हमें पढ़ना है। इस चैप्टर के लिए मैं 6 क्लास लूंगा, मतलब 6 वीडियो लूंगा, और 6 वीडियो के बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हर बार ऑन एवरेज इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आता है। ऑन एवरेज हर बार इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, 5 इंटू 4 20 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। 20 नंबर का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? 20 नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है? 20 नंबर की बेटा इंपॉर्टेंस उनसे पूछो जिनका 1 नंबर से मौलाना आजाद या दिल्ली एम्स चूक जाए, 1 नंबर से, उनसे 20 नंबर की इंपॉर्टेंस पूछना। तो इसलिए हमारे लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर्स जिसका मेडिकल में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, फोकस ज्यादा होता है, हम उसे ज्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछले चैप्टर जो हमारा है बेटा, उसमें आपने नोट्स पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, और उससे अच्छे तरीके से याद करके कोई भी किताब, जो आपको किताब बेहतर लगती है मार्केट में अवेलेबल है,
उस किताब से आप लोग सारा क्वेश्चन लगा डालिए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले बेटा प्लांट किंगडम आज स्टार्ट करते हैं इसको और इसका शुभारंभ करते हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो है या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो है मेनली वो 3 ग्रुप में हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी तक जो क्लासिफिकेशन किया गया है जो मतलब अरिस्टोटल से लेके, मैंने अरिस्टोटल से लेके थियोफ्रास्टस से लेके फिर बाद में लीनियस आए से लेके जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है प्लांट में, उसे हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक है बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये 3 ग्रुप हैं क्लासिफिकेशन के, है ना, क्लासिफिकेशन के। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? जब हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, प्लांट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 कैरेक्टर्स, जब 1-2 ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, यानी उसके हम हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर दें, उसके हम कलर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दें, उसके हम नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दें। अगर हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, अगर हम पूरी दुनिया के बेटा प्लांट को क्लासिफाई करते हैं और उस क्लासिफिकेशन में हम प्लांट के 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, को ही कंसीडर करते हैं, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन क्या होता है? आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। जब हम प्लांट के सिर्फ और सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, तो वो बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। और ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है अरिस्टोटल से, उसके बाद उसके स्टूडेंट ने क्लासिफिकेशन किया थियोफ्रास्टस ने, और उसको बात चला आता है कहां तक? लीनियस ने। लीनियस का क्लासिफिकेशन यहां पर जरूर जिक्र करेंगे बेटा, अभी हम लोग आगे चलते हैं तो वहां पर जरूर जिक्र करेंगे क्योंकि लीनियर के क्लासिफिकेशन से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हो गया जब ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे हम लोग 2D सिस्टम भी कहते हैं। 2D सिस्टम क्यों कहते हैं? 2D सिस्टम क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं बेटा कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। यहां पर भी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ 1-2 कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं करते हैं, बल्कि ओवरऑल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों को कंसीडर करते हैं। यानी ओवरऑल प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सारी चीजों को कंसीडर करके जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत मशहूर है इंग्लर और प्रेंटल का, हचिंसन का, एकलर का, तख्ताजान का, इन लोगों का क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है। और जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है ना इंग्लैंड के क्यू शहर में, वहां पे जो क्लासिफिकेशन चलता है वो बेंथम एंड हुकर का ही चलता है, यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है। थर्ड है बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या है, तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की है वो है बेटा, इसने क्या किया है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं किया। फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन को, फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन को कंसिडर नहीं किया है अपने क्लासिफिकेशन में। देखिए एवोल्यूशन तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पहले एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आया, वो डेवलप हुआ तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, उससे और डेवलप होते 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 आज का जो हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं वो डेवलप हुआ है। तो जो वो ऑर्गेनिज्म जो एवोल्यूशनरी लिहाज से बहुत बैकवर्ड है, ठीक है, बहुत बैकवर्ड है, वो एक ग्रुप के हो जाएंगे, और जो बहुत एडवांस है वो एक ग्रुप के हो जाएंगे। तो इसलिए एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं ये दिखाऊं आपको, ये जो मैंने यहां लिख रखा है ना, ये बेटा एवोल्यूशनरी लिहाज से क्लासिफिकेशन है, ये एवोल्यूशनरी लिहाज से ही क्लासिफिकेशन है। यानी सबसे पहले धरती पर अगर प्लांट की बात की जाए तो अलगा आया होगा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, इस तरीके से। और सबसे लास्ट में है बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब फाइलोजेनी, यानी एवोल्यूशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसे हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थोड़ा डिटेल में। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो है या सिस्टम ऑफ प्लांट जो है उसे हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वो मैंने आपको बता दिया, एक नेचुरल है, सॉरी एक आर्टिफिशियल है, फिर नेचुरल है, और फिर तीसरा वाला फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले कौन सा है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यहां पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, 1 या 2 कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसको किसने किसने दिया था ये याद जरूर रखना, अरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस एंड लीनियस ने। बेटा इसलिए जरूर याद रखिएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये 3 ऑप्शन है ना, ये 3 ऑप्शन है, इसमें मान लो चौथा कर दे एंड एंगलर एंड प्रेंटल। अब वो क्वेश्चन पूछ ले, अगर मान लीजिए मेडिकल में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन है जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है अरिस्टोटल ने दिया है, थियोफ्रास्टस ने भी दिया है, इन्होंने भी दिया है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जरूर ये ऑप्शन जरूर, ये जो मैंने आपको बताया है, ये साइंटिस्ट है, अरिस्टोटल है, थियोफ्रास्टस है, कार्लोस लीनियस है, इन लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या? इट इज यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मैंने आपसे कहा कि जो मॉर्फोलॉजिकल, जो बाहर के, जो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, जो बाहर से दिख रही है, जो बाहर से चीजें दिखती हैं, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, भाई लीफ की एनाटॉमी कैसी है, ये तो बाहर से नहीं दिखेगी ना, लेकिन बाहर से जो चीज दिखती है वो क्या होता है, वो मॉर्फोलॉजिकल होता है। एनाटॉमी मतलब अंदर से, सेल के अंदर से। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जैसे हैबिटाट है, उसका कलर है, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ है, इन सारी चीजों को के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। और मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे, या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमिन। ये दोनों अलग अलग बात है भाई, या इसके बेसिस पे या इसके बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमिन, ये जो क्लासिफिकेशन है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमिन, इस क्लासिफिकेशन को कार्लोस लीनियस ने दिया था। कार्लोस लीनियस ने दिया था सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में बेटा लीनियस ने क्या किया था कि पूरे दुनिया के प्लांट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमिन। नंबर ऑफ स्टेमिन, स्टेमिन क्या होता है जानते हो? स्टेमिन क्या होता है बेटा, सुन लो तुम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो स्टेमिन होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कार्लोस लीनियस। सॉरी, कार्लोस बाय लीनियस कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि लीनियस ने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और उस क्लासिफिकेशन की जो बेस था, जो बुनियाद था, वो क्या था, वो नंबर ऑफ स्टेमिन था। कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसे टिक कर लीजिए, इसे बेटा टिक कर लीजिए, और चाहे तो यहीं पे आप लिख लीजिए, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, नंबर ऑफ स्टेमिन, बस यही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टेमिन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था, लीनियस ने असल में बेटा 5-6 किताब लिखी थी प्लांट के क्लासिफिकेशन में। उसमें इसने जो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था, प्लांट को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था, पूरे दुनिया के प्लांट को, वो एक किताब थी जिसे जेनेरा प्लैनेटेरम कहते हैं। जेनेरा प्लैनेटेरम ये किताब है, इस किताब में उसने ये इसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने क्या किया,
जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, यानी वो स्पीशीज जिनके कैरेक्टर्स आपस में बहुत करीब करीब के हैं, उनको क्या किया, अलग अलग दे सेपरेटेड, अलग अलग सेपरेट कर दिया। दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्योंकि देखो, दो मान लो अगर ऐसी स्पीशीज है जिनके ज्यादातर कैरेक्टर्स सेम मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, उन दोनों स्पीशीज को अलग अलग रख दिया, अलग अलग रख दिया। क्यों? क्योंकि उनके किस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन था, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। भले हो सकता है कि उन दो स्पीशीज में बहुत से कॉमन हो, बहुत सी चीजें कॉमन हो, है ना, लेकिन क्या नहीं कॉमन था, मॉर्फोलॉजी नहीं कॉमन थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो करीब की स्पीशीज होती हैं उन्होंने उनको बहुत अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे नेक्स्ट है, और एक बहुत बड़ी ब्लंडर इन्होंने किया कि इन्होंने वेजिटेटिव को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दिया। मतलब क्या है कि जैसे वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का कोई बेस बना रहे हैं, अब वो बेस कोई हो सकता है वेजिटेटिव भी हो। वेजिटेटिव का मतलब है कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेम की मॉडिफिकेशन कैसी, ये सारी चीजें वेजिटेटिव क्लासिफिकेशन में आएगा। वेजिटेटिव है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि देखिए दिक्कत ये होती है, वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है ना, या अलग अलग प्लांट, कोई प्लांट ऐसा है जो कहते हैं प्लांट पानी में है, उसी का दूसरा प्लांट ऐसा है जो कम पानी में है या सूखे इलाकों में है, टेरेस्ट्रियल इलाकों में है, तो पता ही चला कि अब उन दोनों प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी, तो उन दोनों प्लांट्स के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर तो कैरेक्टर्स तो अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट होता है प्लास्टिसिटी, उसमें एक प्लांट जब वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहता है तो उसके लीफ का स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का हो जाता है। प्लांट एक ही है, एक ही स्पीसीज का प्लांट है, लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने की वजह से उनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अब अगर इन लोगों के लिहाज से, यानी आर्टिफिशियल वालों के लिहाज से, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वालों के लिहाज से, वो क्या करेंगे, वो एक ही प्लांट, एक ही स्पीसीज का, उसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, जो कि गलत होगा। तो उन्होंने ये गलती क्योंकि उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक इक्वल वेटेज दे दिया। बल्कि होना ये चाहिए था कि सेक्सुअल को ही वेटेज देना चाहिए था और उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि होता, क्योंकि कहते हैं ओवरऑल चीज कैरेक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन उसमें इनके एक ब्लंडर थी कि उन्होंने वेजिटेटिव को और सेक्सुअल को इक्वल वेटेज दिया था। ठीक है बेटा। और थर्ड ये कि उन्होंने एवोल्यूशनरी चीजों को कंसीडर ही नहीं किया था। एवोल्यूशन के बारे में कि भाई प्लांट एवोल्यूशनरी तौर पर भी डेवलप कर सकता है, तो जो पहले आया उसको एक अलग ग्रुप में रखें, जो प्लांट एवोल्यूशन होते होते ज्यादा डेवलप किया उसे अलग ग्रुप में रखें। उनके सामने ये चीज नहीं थी, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट उनके सामने क्लासिफिकेशन पे नहीं था। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 2D सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 2D सिस्टम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्लांट को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स बोथ। हम ओवरऑल चीजों को कंसिडर करते हैं, यानी हम कुछ एक दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे, 3-4 कैरेक्टर्स के बेसिस पे, या कुछ कैरेक्टर्स जो बाहर दिख रहे हैं उन बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं कि ओवरऑल चीजों को कंसिडर करते हैं। देखो बेटा, it is based on natural affinity among the organism and it is considered not only external features but also consider internal features like, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल्स की किस तरह की स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, डेवलपमेंट कैसा है उसमें, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्टडी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब कि उनके सेल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट किस तरीके से है। ये सारी चीजों को, यानी ओवरऑल वो मॉर्फोलॉजी को भी कंसीडर करते हैं और एनाटॉमी को भी कंसीडर करते हैं अपने क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है बेटा, अपने क्लासिफिकेशन के लिए।
the natural system of classification remained dominant before the idea of evolution was accepted. देखो, जब तक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, डार्विन ने कहा, लेकिन डार्विन के बाद भी इस पे काफी बहस होती रही और 50s के बाद ही इसे ज्यादा मतलब 1900 के बाद इसे ज्यादा मतलब एक्सेप्टेंस मिली है। डार्विन ने बहुत पहले कहा था, लेकिन उसके बाद एक्सेप्टेंस मिलना स्टार्ट हुई है जब रिसर्च और अलग अलग तरीके और अलग अलग एरियाज में भी हुई है, तब जाके उसे एक्सेप्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया। उससे पहले तक क्या था, पूरी दुनिया में जो डोमिनेट करता था जो क्लासिफिकेशन, जैसे आज की बात करेंगे तो आज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डोमिनेट करता है, लेकिन उससे पहले कौन डोमिनेट करता था? उससे पहले बेटा यही नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डोमिनेट करता था। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेंथम का एंड हुकर ने दिया था। इसे अच्छे तरीके से टिक कर लो, कई बार पूछा। ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था। और ये जो इनका क्लासिफिकेशन है ना बेटा, ये जो इनका क्लासिफिकेशन है, ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है ना इंग्लैंड में, जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, कहां पर है? क्यू, नियर लंदन, इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो शहर है, जिसकी कैपिटल है लंदन, उसी के पास एक जगह है क्यू, वहां पे ही दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और उस बोटेनिकल गार्डन में जो क्लासिफिकेशन जो चलता है वो कौन सा है? बेंथम एंड हुकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे प्रपोज देयर नेचुरल सिस्टम इन जेनेरा प्लैनेटेरम बुक। इन लोगों ने अपना क्लासिफिकेशन जेनेरा प्लैनेटेरम बुक में, ये बुक का नाम है, उसमें लिखा था। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दे बेटा, आप कहेंगे कि इसने भी जेनेरा प्लैनेटेरम क्लासिफिकेशन, जेनेरा प्लैनेटेरम में अपना क्लासिफिकेशन दिया था और लीनियस ने भी दिया था, तो ये क्लियर कर दूं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिया था। ठीक है, और वो दूसरी लैंग्वेज में, जो लीनियस ने दिया था वो दूसरी लैंग्वेज में था और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में दिया था। किताब का टाइटल दोनों का सेम है, जेनेरा प्लैनेटेरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Thus this system is followed in all British Commonwealth countries including India. Commonwealth countries का मतलब समझते हैं? हम लोग कॉमनवेल्थ गेम का नाम सुने हैं, जो इंडिया में कुछ दिन पहले, कुछ सालों के पहले हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम, वो हम लोग नाम सुने हैं। कॉमनवेल्थ क्या होता है बेटा? कॉमनवेल्थ का मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मतलब होता है वो कंट्रीज जिन पे इंग्लैंड ने राज किया, उसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। तो फॉलोड इन ऑल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जाहिर बात है इंडिया भी उसका पार्ट था। इट इज दिस सिस्टम, यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, हेंस कॉल्ड, इसीलिए हम इसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 2D भी कहते हैं, और इससे हम लोग प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिखाया है, ये बेंथम एंड हुकर ने किया था। ठीक है, ये बेटा बेंथम एंड हुकर ने किया था। इसमें उन्होंने क्या किया कि प्लांटी को दो ग्रुप में डिवाइड किया। प्लांटी को, ये बेंथम एंड हुकर का है, प्लांटी को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक क्रिप्टोगैमी, यानी वो प्लांट्स जिनमें सीड नहीं होती है, सीड मतलब जाहिर सी बात है फ्लावर नहीं होता, और दूसरा वो ग्रुप है जिसे फेनेरोगैमी या स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, यानी वो ग्रुप जिसमें सीड पाया जाता है मतलब फ्लावर पाया जाता है। तो वो ग्रुप जिसमें सीड नहीं पाया जाता है मतलब फ्लावर नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग क्रिप्टोगैमी कहते हैं। और उसमें फर्दर तीन ग्रुप आते हैं, एक थैलोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है, एक टेरिडोफाइटा है। आप पूछेंगे सर ये थैलोफाइटा क्या है? मैंने बेटा कई बार आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन किया है। थैलोफाइटा का मतलब होता है वो प्लांट जिसमें थैलस लाइक बॉडी होती है, जिसमें थैलस, देखो थैलो, ये थैलस, वो प्लांट जिसमें थैलस लाइक बॉडी होती है। और थैलस मैंने आप लोगों को बताया था वो प्लांट की बॉडी जो कि डिफरेंशिएट ना हो सकती हो, जो कि डिफरेंशिएट ना हो सकती हो रूट, स्टेम एंड लीफ में, उस तरह के हम लोग स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आप कहेंगे सर इसमें अलगी कहां चला गया?
अलगी बेटा ये थैरोफाइटा वाले ग्रुप में ही आता है। अभी जब हम लोग अलगा में चलेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूरा अलगा जो है वो थैलोफाइटा है, ठीक है, पूरा अलगा जो है वो थैलोफाइटा है, लेकिन ब्रायोफाइट्स का भी एक ग्रुप है जो थैलोफाइटा में इंक्लूड होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है फेनेरोगैमी या स्पर्मेटोफाइट्स जो है, जिसमें सीड पाया जाता है, फ्लावर पाया जाता है, वो फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। सबसे पहले है डाइकॉट, फिर जिम्नोस्पर्मी है और मोनोकॉट है। यहां तक तो मामला सही था, जो गलती किया है इन लोगों ने वो यहां किया है, ठीक है। देखो सॉरी, हाँ देखो क्या गलती किया। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की क्या क्या कमियां हैं, ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहले वो क्या है कि जिम्नोस्पर्म वर प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। देखो यही गलती किया है, इसे यहां होना चाहिए था जो सही में है ना। तो जिम्नोस्पर्म वर प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। और दूसरा इनकी, और ये आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जहन में रखना। और दूसरा इसमें ब्लंडर क्या था इसमें कि बहुत से ऐसे फ्लोरल कैरेक्टर्स थे जिनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। यानी बहुत से वैसे तो अगर कहने को तो हम यही कहेंगे कि भाई ओवरऑल क्लासिफिकेशन यानी फाइलोजेनी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सबको कंसीडर किया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे फ्लोरल कैरेक्टर्स थे जिसमें इन्होंने नेग्लेक्ट किया था या उसका इस्तेमाल नहीं किया था अपने क्लासिफिकेशन में या प्लांट्स के बंटवारे के लिए। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसे 3D सिस्टम कहते हैं, या इसे हम लोग क्लैडिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इसे बेटा हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं, या 3D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, या क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। और ये जो है आज के वक्त में पूरी दुनिया में जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, हाँ, जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है बेटा वो यही फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसे हम लोग क्लैडिस्टिक्स कहते थे। एट प्रेजेंट दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड, है ना, सबसे ज्यादा ये एक्सेप्ट है। और किस बेसिस पे है ये? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेसिस पे है, एवोल्यूशन के बेसिस पे है ना। यानी वही मैंने आपको बताया कि जो सब धरती पे पहले आया वो अलग ग्रुप हो गया, जो बाद में आया जो उससे इवॉल्व होता चला गया वो अलग अलग ग्रुप आता चला गया। और इस जाहिर सी बात है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का बेस हम क्या रखेंगे, किस बेसिस पे? जाहिर सी बात है फाइलोजेनी यानी एवोल्यूशन पे। तो एवोल्यूशन कहीं पर भी जब एवोल्यूशन की बात होगी, फाइलोजेनी की बात होगी, तो फॉसिल जो होता है, रिमेन्स जो होते हैं, बॉडी पार्ट्स रिमेन्स जो होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, this system assume that organism belonging to the same taxon have common ancestor। जिनका टैक्सॉन सेम होता है, ठीक है, वो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। जैसे हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि एप और हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग, हम दोनों के क्या थे? बाप दादा यानी एंसेस्टर्स सेम थे, यही तो मानते हैं हम। तो वही कह रहा है कि जिनके टैक्सॉन सेम होंगे हैव कॉमन एंसेस्टर। बात सही भी है, हमारे और इनके एंसेस्टर सेम है। एंड इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय फैमिली ट्री कॉल्ड क्लैडोग्राम। और उसे एक फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग क्लैडोग्राम से कहते हैं, जिसे हम लोग क्लैडोग्राम कहेंगे। और ये क्लासिफिकेशन दिया था एंगलर एंड प्रांटल ने, आइक्लर ने और हचिंसन ने, ठीक है। इंग्लर एंड प्रांटल ने, आइक्लर ने और हचिंसन ने। ये जो क्लैडोग्राम जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जब हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, एवोल्यूशन आप लोग 12th में पढ़ेंगे, वहां बेटा उसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि मान लीजिए ये प्लांट है, ये कोई एंसेस्टर है, ठीक है, इसे ए कह रहे हैं, एंसेस्टर है। इससे 2 ग्रुप प्लांट डेवलप हुए, बी एंड बी डैश। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो B है और ये जो B डैश है, ये दोनों के एंसेस्टर सेम है, यानी A। और बात सही भी है। इस तरह के क्वेश्चन आता है जानते हो कहां? जब तुम लोग ओलंपियाड दोगे ना, बायोलॉजी का, बायोलॉजिकल ओलंपियाड, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन वो पूरे बड़े बड़े ट्री बना के वो क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, चाहिएगा तो
NACB पेपर आप गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पे आपको लास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग पेपर लगा सकते हैं ये जो ओलंपियाड के होते हैं। अब जैसे बी है, अब बी के मान लो 2 ग्रुप हुए, C एंड C डैश, ये B है तो D एंड D डैश, तो इसी तरीके से क्या होगा, C और C के लिए B एंसेस्टर होगा, D और D डैश के लिए B डैश एंसेस्टर होगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी ट्री बनती है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से जो पूरी ट्री बनती है बेटा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडोग्राम कहते हैं। चाहना तो एक इस तरह के बना लेना ताकि कॉपी पे, ताकि जब भी क्लैडोग्राम देखो, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर था भाई। कैसा होता है, पेड़ है, उसका मेन एक तना होता है, एक मेन स्टेम होती है, वो जमीन से मेन जड़ी होती है, उससे ये आपकी स्टेम है, उससे ये ब्रांच निकली होती है, उससे ये अलग ब्रांच निकली होती है, उससे ये अलग ब्रांच निकली होती है, उससे अलग होती है, उससे अलग होती है। ऐसे ही तो होता है, ये ट्री लाइक अपीयरेंस होता है। तो ये जो क्लैडोग्राम है बेटा, ये भी ट्री लाइक अपीयरेंस होता है। और गिवन बाय इंग्लैंड, प्राइटल, आइकलर और हचिंसन। ये सारी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेना। हचिंसन के अलावा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल होता है तख्ता जाल। अच्छा, अब यहां पर इंग्लैंड एंड प्राइटल ने ये जो देखो, ये जो क्लासिफिकेशन किया, ये इन्हीं का है, इंग्लैंड एंड प्राइटल का। इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियोफाइटा है ना, एम्ब्रियोफाइटा मतलब वो प्लांट, वो ग्रुप जो एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियोफाइटी, फाइटी मतलब प्लांट को कहते हैं, वो प्लांट के वो ग्रुप्स या प्लांट जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें 2 ग्रुप आ जाएगा, एक जिम्नोस्पर्मी है और एक एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्मी को उन्होंने फिर फर्दर डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडनी को मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन, इस तरीके से ग्रुप किया, डिवाइड किया। ठीक है बेटा, तो यानी ये थोड़ा ज्यादा बेहतर हुआ क्योंकि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को एकदम अलग कर दिया और एंजियोस्पर्म को अलग किया। अब उसके बाद एंजियोस्पर्म को फिर फर्दर मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया। जबकि आप यहां पर देखिए हचिंसन के केस में, हचिंसन ऐसा नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था, वो इन तीनों को, यानी ये तीनों जो प्लांट्स हैं उनको एक साथ डिवाइड कर रहा था, जो कि गलत था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्या कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस इंग्लैंड एंड प्राइटल क्लासिफिकेशन। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए, इंग्लैंड एंड प्राइटल दिए हैं, आइकलर दिया है, हचिंसन दिया है, ये सारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हैं। ठीक है बेटा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हैं। तो इनके ड्रॉबैक्स क्या है, मोनोकोटिलिडनी इज कंसिडर प्रिमिटिव दैन डाइकोटिलिडनी, ये इनका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ हचिंसन। हचिंसन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू विच, 1-2 एग्जांपल बता दे रहा हूं इनका। हर्ब्स आर एडवांस देन श्रब्स, इनके लिहाज से हर्ब जो होती है वो ज्यादा एडवांस होती है श्रब से, या गैमोपेटलस इज एडवांस देन पॉलीपेटलस, ये इनके लिहाज से। ये 2 मैंने, और भी 5-6 बेस था, लेकिन क्योंकि आपको देखो इतना याद नहीं रखना बेटा, ना आपके सिलेबस में उतना ज्यादा है, आपको बस कुछ बेस याद रखना है ताकि कभी पूछ दिया जाए तो आपको पता हो कि हाँ हचिंसन का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, थोड़ा सा ही पढ़ा है लेकिन हमने पढ़ा है, हमें पता है कि हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है वो हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होता है। उसके बाद इसे सपोर्ट किया था किसने, ये एक साइंटिस्ट थे तख्ता जान, इनकी एक बहुत मशहूर किताब है, ये याद रखिएगा, शायद कहीं पूछ ले आपसे, फ्लोरा ऑफ आर्मेनिया, ये इनकी एक बुक है फ्लोरा ऑफ आर्मेनिया, और ये इन्होंने ही ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट है कि द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेटा, टैक्सोनॉमी मतलब होता है कि प्लांट किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, उसे टैक्सोनॉमी कहती है। ये ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बेस पे डिवाइड करते हैं। वहां उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, ये सारी चीजें टैक्सोनॉमी में होती हैं। तो टैक्सोनॉमी की 3 ब्रांच है, एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, एक साइटोटैक्सोनॉमी है, और आपका एक लास्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देखते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड को इस्तेमाल करती है सिमिलर और डिफरेंसेस को बताने के लिए बिटवीन द, देखो, यूज्ड एज स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग
सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीसीज बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर में बेटा हम पहले से ही डेटा फीड कर देते हैं, उसमें पहले से कैरेक्टर्स को एक तरह से नंबर देते हैं हम, ठीक है। पहले समझो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जो कैरेक्टर्स होते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल नंबर देते हैं, और फिर जब हम दो ग्रुप को, मान लो हमें पता करना हो कि फेबेसी और सोलेनेसी आपस में ज्यादा एवोल्यूशनरी लिहाज से करीब हैं या दूर हैं क्या, तो वो नंबर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करता है, ठीक है। देखो बेस्ड ऑन ऑल मॉर्फोलॉजिकल, इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फाइलोजेनेटिक्स सारी चीजों को कंसीडर करता है वो। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर एंड डेटा इज देन प्रोसेस्ड, है ना। जो बात मैंने आपको बताई है कि सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में हम हर कैरेक्टर्स को एक खास नंबर देते हैं, कोड देते हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट है, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। हाँ देखो, जैसे शुरू का पहला क्लासिफिकेशन देखो जो आर्टिफिशियल था, उसमें क्या किया था, उन लोगों ने वेजिटेटिव और सेक्सुअल को इक्वल वेटेज दे दिया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया था सेक्सुअल में। लेकिन अब जब, और फिर बाद में क्या हुआ, कुछ लोगों ने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ सेक्सुअल क्लासिफिकेशन को ज्यादा वेटेज दिया। लेकिन जब आप यहां पर आए, हम डेवलप करते करते जब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में पहुंचे, तो यहां पर क्या है कि हर एक कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड, यानी हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, और एक साथ में कई कैरेक्टर्स, कई 100 कैरेक्टर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, फैमिली ट्री बनती है जिसे हम लोग डेंड्रोग्राम कहते हैं। वहां पर क्या बनता है, क्लैडोग्राम, और यहां पर डेंड्रोग्राम बनता है। नेक्स्ट है बेटा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब यह होता है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है ना, सेल का स्ट्रक्चर है। अब सेल के स्ट्रक्चर में नंबर, स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर किस तरह का है, उसके बेसिस पे हम लोग जो टैक्सोनॉमी करते हैं या बंटवारा ग्रुप बनाते हैं, उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। और कीमोटैक्सोनॉमी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, ठीक है बेटा, उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज के जो लेक्चर में, हमारा आज के जो क्लास में, वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन का, जो प्लांट क्लासिफिकेशन का जो हमारा टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में डिवीजन अलगी, ठीक है बेटा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।